थियोरिकल फ्रेमवर्क। क्या है? थियोरिकल फ्रेमवर्क। यानी कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी के अंदर में जानेंगे कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। क्या समझेंगे? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है मीनिंग और स्कोप। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। देखिए, हम लोग सबसे पहले तो फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि स्टडी मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल को आप अगर करते हो तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए क्या बोल रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल कहने का मतलब हो गया कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, उसको हम लोग इंडिविजुअल के कैटेगरी में रख सकते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक अगर हम बात करें बिजनेस में, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं बाज़ार से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ सामान परचेस करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले भी पढ़े होंगे, क्या है, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर अर्निंग द मनी। यानी कि पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है तीन तरीके से की जाती है। फर्स्ट बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये तीन तरह से पैसा कमाया जाता है। यानी कि एक पर्सन अपने लाइफ में जब भी पैसा अर्न करता है, मनी अर्न करता है, तो उसके ये तीन ही कैटेगरी होते हैं, तीन ही कैटेगरी में रखा जाता है। ये तीन ही तरीके से वो पैसा कमा सकते हैं। पहला क्या है, बिजनेस करके, दूसरा प्रोफेशन करके, और प्रोफेशन के द्वारा तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो ये बिज़नेस क्या है, बिज़नेस में यानी कि जो भी हम लोग वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं बिज़नेस में, वो बिज़नेस के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। प्रोफेशन के अंदर में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, ये सब जो पैसा कमाते हैं वो प्रोफेशन है। और जब कोई व्यक्ति जॉब करता है और जॉब करके, किसी नौकरी करके पैसे कमाता है, तो वो किसके अंदर में आ रही है, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। तो हमारे द्वारा जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो इसी तीन कैटेगरी में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो किसी न किसी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अ सैलरीड पर्सन गेट्स सैलरीज एंड स्पेंड टू बाय प्रोविजंस फॉर एंड क्लॉथिंग फॉर चिल्ड्रेन, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एक्सेट्रा। क्या बोला जा रहा है कि एक सैलरीड पर्सन, यानी जिस व्यक्ति को सैलरी मिलती है, जो व्यक्ति सैलरी पे कार्य करता है, जब वो सैलरी प्राप्त करता है तो वो उस सैलरी का प्रयोग किस किस चीज़ों को खरीदने में लगाता है, तो जैसे कपड़े, बच्चों के लिए एजुकेशन, घर बनाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए जो राशन है, इस तरीके के अलग अलग चीज़ों पे वो अपने पैसों को खर्च करता है। A sports club formed a group of individual. A business run an individual or group of individual. Local authority like Calcutta Municipal Corporation, Delhi Development Authority, government, either
सेंट्रल और स्टेट ऑल आर कैरिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे बात की जा रही है कि जितने भी फर्म है, जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर में आता है जो कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। एक बिज़नेस भी जो है एक इंडिविजुअल के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। एक जो आपके बिज़नेस में लोकल अथॉरिटी है, किसी भी तरह का कोई भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और ये किसी न किसी तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं, ये कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि नॉट नेसेसरी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रन फॉर एनी इंडिविजुअल बेनिफिट। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो किसी न किसी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए ही करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे अपने फ़ायदे के लिए ही किया जाए। जैसे सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्रिएट फॉर द सोशल बेनिफिट, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो सोशल बेनिफिट के लिए, समाज की भलाई के लिए किए जाते हैं। ठीक है, बेनिफिट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, एनी वे सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म थ्रू द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। लेकिन फिर भी ये भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, इसमें भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आते हैं। इसमें भी क्या आते हैं? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आते हैं। ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्म एन एक्ट एंड एग्रीमेंट, व्हाइल इवेंट इज यूज्ड टू मीन अ हैपनिंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और रिजल्ट। क्या बोला जा रहा है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? तो किसी भी तरह का एक्ट करना, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस करना, ये हमारे किसके अंदर में आ गए? ये हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर में आ रहे हैं। किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना, ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन के अंदर में आ रहे हैं। वहीं अगर हम इवेंट की बात करें, जो ट्रांजैक्शन करने पे जो भी घटित होता है, जो भी हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे इवेंट। ठीक है, तो यानी ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है भाई एग्जाम्पल? तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। एक इंडिविजुअल कितना इन्वेस्ट करता है? एक व्यक्ति 2 लाख इन्वेस्ट करता है किस चीज़ के लिए? स्टेशनरी बिजनेस के लिए। ऑन 1 जनवरी ही परचेज गुड्स फॉर ₹1,15,000। 2 लाख रुपया वो इन्वेस्ट करता है स्टेशनरी बिजनेस में, जिसमें वो क्या करता है कि 1,15,000 का, कितने का? 1,15,000 का, 1,15,000 का वो क्या करता है? गुड्स परचेज करता है। 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, जिसमें से 1,15,000 का, 1,15,000 का उसने गुड्स परचेज किया। ओके, एंड सेल्स फॉर ₹1,47,000। 1,15,000 का उसने गुड्स परचेज किया और उसे उसने बेचा 1,47,000 में बेच दिया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, किस में बेचा? तो जनवरी के महीने में। अब ही पेज शॉप रेंट फॉर ₹5,000। उसने रेंट कितना पेड किया? 5,000। एंड फाइंड्स दैट स्टिल ही हैज गुड्स वर्थ ₹15,000 इन हैंड। और देखा कि उसके पास अभी भी 15,000 के गुड्स बचे हुए हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझेंगे। कहा जा रहा है कि एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख, एक इंडिविजुअल 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है स्टेशनरी बिजनेस में, और उसी 2 लाख रुपये में से उसने 1,15,000 का गुड्स खरीदा और उसे 1,47,000 में बेच दिया। उसने क्या किया? 5,000 रेंट पे किया, और उसके बाद उसने ये पाया कि उसके पास 15,000 रुपये के 15,000 के गुड्स अभी भी बचे हैं।
द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ही कैरीज ऑन अ फ्यू ट्रांजेक्शन एंड इनकाउंटर्स विद द सम इवेंट्स, इज इट नॉट लॉजिकल दैट ही विल वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी। अब क्या है कि जब वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहता है, सो वो भी जानना चाहेगा। वी सी डैट एन इंडिविजुअल हु रन्स द स्टेशनरी बिजनेस अर्न्स अ सरप्लस ऑफ ₹42,000। तभी उसने ये पाया कि वो अपने बिजनेस में कितना सरप्लस किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, 42,000 का सरप्लस उसने अपने बिजनेस में अर्न किया है। अब 42,000 का कैसे उसने अपने बिजनेस में सरप्लस अर्न किया, तो हम लोग देखते हैं आगे। क्या देखेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, गुड्स सोल्ड, गुड्स कितने का बेचा, 1,47,000 का। उसने गुड्स कितने का बेचा, 1,47,000 का उसने गुड्स यहाँ पे बेचा। गुड्स इन हैंड, उसके पास 1,47,000 के रुपए में गुड्स बेचा और उसके बावजूद भी उसी के पास 1,15,000 रुपये का गुड्स बचा हुआ था, जो कि क्वेश्चंस में बताया जा रहा है कि 1,47,000 के गुड्स बेचने के पास भी उसके पास 15,000 के गुड्स बचे हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कितने रुपए के गुड्स थे, 1,62,000 के गुड्स थे, ठीक है, जिसमें से 1,47,000 में बेचा है उसने, ठीक है, और 1,62,000 यानी कि 1,62,000 का उसके पास अभी आ रहा है टोटल गुड्स का, जिसमें उसने गुड्स परचेज किया था कितना, 1,15,000 का। हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या गया। 1,47,000 में हमने गुड्स बेचा, गुड्स हमारे पास 15,000 के हैं अभी और, ठीक है, और हमने टोटल हमारा हो गया कितना, तो 1,62,000, 1,62,000। अब कह रहा है कि इसमें गुड्स कितने रुपए के हमने बेचे थे, गुड्स परचेज खरीदे कितने में थे, 1,15,000 में, कितने में, 1,15,000 में, और हमने शॉप का रेंट कितना पेड किया, 5,000। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1,47,000 हमारे पास आ रहा है और 15,000 का गुड्स हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि 1,62,000 हमारे पास अभी सरप्लस है, जिसमें से हमने क्या किया कि 1,15,000 का हमने उसमें से गुड्स खरीदा था और 5,000 रुपये का हम लोग रेंट पे किए थे। जब हमने गुड्स खरीदा तो हमारे पास से कैश गए और जब हमने रेंट पे किया तो भी हमारे पास से कैश गया, यानी टोटल हमारा 1,20,000 का कैश हमारे पास से गया है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास कितना और बचा हुआ है, 42,000, यानी जितना हमारे पास आया है उसमें से 42,000 का हमारा क्या है, सरप्लस है, ओके। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे, अर्निंग ऑफ ₹42,000 इज सरप्लस, अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। ये जो 42,000 का अर्न हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, ये बिजनेस का इवेंट है, ये क्या है, इवेंट है। ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्रीज इन हैंड इज अनदर इवेंट, और दूसरा जो यहाँ पर 15,000 का हमारा गुड्स इन हैंड बचा हुआ था, इसको भी हम इवेंट कहेंगे। वाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ रेंट आर ट्रांजेक्शन, जबकि हमने जो गुड्स बेचा, हमने क्या किया, गुड्स खरीदा और हमने रेंट पेड किया और हमने जो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ये सारे चीज़ क्या होंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब समझ लिया। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि जो भी हमने गुड्स खरीदा, बेचा, हमारे पास से जो मैंने रेंट पे किया, ये सारे हमारे ट्रांजैक्शंस हैं।
और जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस होने पर बेनिफिट हुआ, यानी कि जो हमारा 42,000 का बच गया, 42,000 हमें जो प्रॉफिट हुआ और 15,000 का हमारा जो गुड्स बच गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा इवेंट कहलाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, उसको भी समझते हैं। सिमिलर, अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गॉट ए गवर्नमेंट ग्रांट्स ₹500 lakhs फॉर एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन के पर्पस से गवर्नमेंट ने अनुदान दिया, ग्रांट दिया, कितने का, 500 lakhs का। किसको, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया। इट स्पेंड, तब उसने क्या किया, उसमें से 250 लाख फॉर द परचेजिंग ऑफ लिटरेसी किट्स, उसमें से 2,50,000 का लिटरेसी किट, यानी कि उसे एजुकेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, किट, उनको खरीदा गया। कितने में, 250 lakhs में। एंड पेड ₹200 lakhs फॉर द ट्यूटर्स, और एजुकेट करने के लिए जो ट्यूटर्स हैं उनको उन्होंने 200 lakhs रुपीज़ पे किए, उनके लिए उन्होंने कितना खर्च किया, 200 lakhs। इज़ लिफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 50 लाख, और उनके पास 50 लाख रुपए अभी भी बचे हुए हैं। दीज आर ऑल्सो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इसमें भी क्या है, इसमें भी ट्रांजेक्शन है और इवेंट्स हैं। तो इसमें भी कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं और कौन कौन से इवेंट्स हैं, इसको हम लोग समझते हैं। द गवर्नमेंट रेज्ड मनी थ्रू द टैक्सेस एंड पेड सैलरी फॉर द एम्प्लॉय एंड स्पेंट ऑन द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। Whenever receipt of the government are more than expenses, it has surplus, but if expenses are more than receipt, it runs in deficit. Here, raising money through the various sources can be termed as a transactions. Okay? फिर से समझते हैं क्या कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मनी रेज किया, जो फंड बनाया, ठीक है, थ्रू द टैक्सेस, सैलरी पेड किया एम्प्लॉय को, और अलग अलग एक्टिविटीज़ पे जो खर्च किए, वो सारे जो है वो क्या है, उसमें पेमेंट जा रहे हैं। वेन एवर रिसिप्ट, जो उसने गवर्नमेंट से रिसीव किया, वेन एवर रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर दैन द एक्सपेंस, अगर हम जितना गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं, जितना गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं, मान लो कि 500 लाख हम लोग रिसीव करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट वो क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। हमारा एक्सपेंसेस 450 लाख ही है, 450 लाख ही है। तो हमारे द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आए गए रिसिप्ट हमारे एक्सपेंसेस से अगर ज़्यादा है तो इसको क्या कहेंगे, सरप्लस। लेकिन अगर मान लो कि ये ज़्यादा हो जाए, ये 550 हो जाए एक्सपेंस और रिसिप्ट हमारा कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, डेफिसिट। Here rising of money through various sources can be termed as the transaction. यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो मनी रेज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन। एंड सरप्लस और डेफिसिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कैन बी टर्म्ड एज इवेंट। और जो साल के अंत में जो हमारा ट्रांजेक्शन और इवेंट, जो भी हमारा सरप्लस और डेफिसिट हो रही है, वो भी हमारा क्या है, वो हमारा इवेंट है। फिर समझेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरीके से क्या किए जा रहे हैं, चीज़ों पे खर्च की जा रही है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट से हमने रिसीव किया पैसे और उसे अलग अलग चीज़ों पे खर्च किया। जैसे हमने क्या किया, 250 lakhs हमने पे किया, किसके लिए, लिटरेसी किट के लिए। 200 lakhs हमने ट्यूटर को पेड किया, ठीक है, और 50 lakhs हमारे बच गए। तो ये जो हमने पेड किया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट से हमारा रिसीव हुआ 500 lakhs, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब हमारे रिसिप्ट के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि 500 lakhs का रिसीव करना, 200 lakhs का ट्यूटर को पे करना, 250 lakhs को ट्यूटर्स को एजुकेशन किट के को परचेस करने में खर्च करना, ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए रिसिप्ट्स है, और ये सब हमारे लिए ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट नहीं सॉरी पेमेंट है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिए ट्रांजैक्शंस होंगे। ओके, और जो हमने पेड किया वो हमने टोटल कितना खर्च किया, 450 lakhs, 250 एंड 200 lakhs, ये हमने 450 lakhs
हमने पे किया, खर्च किया, और हमने रिसीव किया था 500। तो यानी कि ये जो 50 lakhs बच गया, ये हमारा क्या है, सरप्लस है। इसे हम क्या कहेंगे, इवेंट। और अगर ये 450 की जगह पे 550 खर्च हो जाता तो ये डेफिसिट कहलाता, और ये भी इवेंट ही कहलाता। ओके, ये हमारा हो गया क्या, ट्रांजैक्शन इवेंट का एक एग्जाम्पल। ओके, सो एवरीबडी वांट्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। सो जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे क्या चाहते हैं कि अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। सो एवरीबडी वांट टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। सब लोग क्या चाहते हैं कि अपने बिजनेस का, जितने भी व्यक्ति हैं अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, एक बिजनेस के द्वारा किए जाते हैं, और जितने भी इवेंट किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, सब लोग क्या चाहते हैं कि उसे हम रिकॉर्ड करें। एवरीबडी वांट्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड टू हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एज एन एड टू डिसीजन मेकिंग। और उससे मिलने वाले जितने भी डिसीजंस होते, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, उन सारे इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग में, यानी कि अपने बिजनेस के लिए निर्णय लेने में हेल्प करती है, सारे डिसीजन में हेल्प करती है सारी इंफॉर्मेशन। तो उसे वो क्या करते हैं, उसमें शामिल करते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन को, ट्रांजैक्शंस और इवेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, उनको क्या करते हैं, वो बिजनेस में अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं। Accounting discipline has been developed to serve this purpose as it's deal with the measurement of economic activities involving inflow and outflow of economic resources, which helps to develop huge full information and decision making process। क्या बोला जा रहा है, अकाउंटिंग डिसिप्लिन्स, जितने भी अकाउंटिंग डिसिप्लिन है, हैज़ बिन डेवलप्ड टू सर्व टू दिस पर्पस, और इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से अकाउंटिंग डिसिप्लिन को डेवलप किया गया है। इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इन्वॉल्विंग इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो कि हमारे बिजनेस में क्या करता है, डिसिप्लिन, जो भी हमारे अकाउंटिंग डिसिप्लिन डेवलप किए गए हैं, जो कि हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस में इनफ्लो और आउटफ्लो जो होते हैं, उनके मेज़रमेंट करने में हमें मदद करता है, और इसी उद्देश्य से हमको लोग इसको मेजर करते हैं। विच हेल्प्स टू डेवलप यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस, और ये हमारे बिजनेस में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है डिसीजन मेकिंग में। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय लेने की जो क्रिया होती है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ये उसको अच्छे से और डेवलप कर पाता है गुड अच्छे डिसीजन को। Accounting has universal application for recording transaction and event and preceding suitable information to aid decision making regarding any type of economic activities ranging from the family function to the functions of the national government। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, यानी अकाउंटिंग के अंदर में जो भी एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये सब जगह उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि आज जिस अकाउंटिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं दूसरे जगह वो अकाउंटिंग मेथड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन और इवेंट preceding the suitable information to aid the decision making regarding any type of economic activities। किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, किसी भी तरह का इवेंट हो, उससे रिलेटेड जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को करने के लिए जो भी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, वो क्या है, यूनिवर्सल है, सार्वमान्य है, सब जगह मान्य है। बट हेयर इन आफ्टर वी शैल concentrate only on business activities and their accounting because the objective of this study material to provide the basic understand on accounting for business activities। यहाँ पे from the family function to the function of national government, ये जो जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का प्रयोग कहा गया है,
इसमें एक लाइन क्या लिखा हुआ है कि ये किससे रिलेटेड है, फैमिली फंक्शन टू द फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब एक घर के क्रियाओं से लेके पूरे राष्ट्रीय क्रियाओं तक, फंक्शन तक, कार्य तक, सब में ये शामिल होता है। लेकिन बट हियर इन आफ्टर वी शैल कॉन्सेंट्रेट ओनली द बिजनेस एक्टिविटीज़, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, बिजनेस क्रियाएं हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड देयर अकाउंटिंग बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी मटेरियल टू प्रोवाइड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, बिजनेस एक्टिविटीज़ पे ही ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इस जो स्टडी मटेरियल का उद्देश्य है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को समझना है, ना कि किसी घरेलू एक्टिविटीज़ को हम लोग को जानना है। ठीक है, इट विल गिव एडिक्वेट नॉलेज टू थिंक कोहेरेंटली ऑफ अकाउंटिंग एज फील्ड ऑफ स्टडी फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सो इस प्रकार से इस मटेरियल का प्रयोग करके ये मटेरियल हमें क्या करेगा, पूरी तरह से एक पर्याप्त इंफॉर्मेशन देता है, वैसे एप्लीकेशन का, वैसे डिसीजन, वैसे प्रिंसिपल का जो कि हर जगह सभी जगह सर्वमान्य है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। द ग्रोथ ऑफ अकाउंटिंग डिसिप्लिन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। Thus, to understand the accounting as a field of study for universal application, it is best identified with the recording of transaction and communication of financial information about the business enterprise to facilitate decision making. The aim of accounting is to make the information need the national sound decision making and thus called is the language of business। यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, बिजनेस की भाषा कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग को क्या कहा गया है, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का कहने का मतलब क्या हो गया कि क्योंकि ये जो अकाउंटिंग का जो ग्रोथ है ये किससे है, तो ये बिजनेस के डेवलपमेंट के साथ है। जितने भी वर्ल्ड बिजनेस हो उसके डेवलपमेंट के साथ ये क्लोजली रिलेटेड है, ये जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से अकाउंटिंग की मदद से हम लोग बिजनेस के सारे टर्म्स, सारी चीज़ों को हम लोग समझने में सक्षम हो पाते हैं। और हमारा जो बिज़नेस का कम्युनिकेशन है, जो बिज़नेस का कम्युनिकेशन वो भी हमारा अकाउंटिंग से ही रिलेटेड होता है। और हम लोग अकाउंटिंग की मदद से ही बिज़नेस में डिसीजन ले पाते हैं। और इसीलिए ओवरऑल इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस।